हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सेना में नौकरी के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रांची में होगी भर्ती रैली, दलालों से बचने की सलाह। सेना में नौकरी के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रांची में होगी भर्ती रैली। इसे लेकर युवा उम्मीदवारों को दलालों से बचने की सलाह दी गई है। भर्ती रैली को लेकर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची उत्कृष्ट कुमार एवं अपर जिला दंड अधिकारी रांची राजेश्वर नाथ आलोक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डायरेक्टर रिक्वायरमेंट रांची कर्नल विकास भोला और भर्ती के संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कर्नल विकास भोला विशेष रूप से कहा कि रांची जिला के युवाओं को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। कर्नल विकास ने कहा कि रैली में युवा भाग ले, उन्हें मौलिक एवं अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। रैली के मैदान में विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रैली ग्राउंड की सुरक्षा, रैली क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाएगा। कहा कि इस दौरान मेडिकल चेकअप के लिए रैली स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। रैली में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किसी भी चोट बीमारी के मामले में देखभाल करने एवं अन्य सभी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सारी व्यवस्था जो भी जिला प्रशासन की तरफ से संभव होगा वह उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को दलालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से विशेष रूप से कहा कि सेना भर्ती पूरे पारदर्शिता के साथ होगी। कहा अगर कोई युवा भर्ती प्रक्रिया की सभी अहर्ता पूरी नहीं करता है तो उसकी भर्ती किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। कहा इसके लिए उम्मीदवार दलालों से दूर रहें। भर्ती के लिए किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं छात्र नेता जयराम महतो ने कोलांचल के बाद पलामू के इलाके में राजनीतिक जमीन तलाशना शुरू कर दी है। जयराम महतो गुरुवार को पलामू पहुंचे, जहां जयराम महतो पलामू के मेदिनीनगर में छात्र नेताओं के साथ बैठक की। वहीं शुक्रवार को जयराम महतो गढ़वा और हुसैनाबाद के इलाके में पार्टी एवं छात्र नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मेदिनीनगर में हुए बैठक के दौरान जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और पलामू इलाके से चुनाव भी लड़ेगी। स्थानीय नीति के मामले में जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जिलों के विविधताओं के अनुसार स्थानीय नीति तैयार होनी चाहिए। पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां के जिलों के लिए अलग अलग कानून है। स्थानीय नीति को लेकर भी जिलों की विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो ठोस स्थानीय नीति बनाई जाएगी जिसमें झारखंड के मूल आदिवासियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि वह पलामू इलाके का दौरा किया और राजनीतिक हालात का जायजा लिया। पलामू के नेताओं और अपने साथियों के साथ एक बैठक की जा रही। इस बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिए जाएंगे। डॉक्टर सरफराज अहमद ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। झारखंड से नवनिर्वाचित झामुमो के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरफराज अहमद ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने शपथ के बाद सरफराज अहमद का नए मेंबर के रूप में राज्यसभा में स्वागत किया। सरफराज अहमद के साथ बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ लेने वाले में सबसे पहले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के थे। उसके बाद JMM के सरफराज अहमद और भाजपा के प्रदीप कुमार वर्मा दोनों झारखंड के थे। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन के नेता JP नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चंपाई कैबिनेट विस्तार से पहले सियासत गर्म। बीजेपी ने विधायक इरफान अंसारी पर साधा निशाना तो कांग्रेस ने किया पलटवार। लंबे समय के बाद झारखंड में मंत्रियों का सभी पद भरा जाएगा। चंपाई सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब तक खाली रहे 2 मंत्री पद को कैबिनेट के विस्तार के माध्यम से भरा जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड में मंत्री के सभी 12 पद भर जाएंगे। बता दें कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी मंत्री की एक पद खाली रह गई और उसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में भी 11 ही मंत्री कैबिनेट में थे। इन सबके बीच कैबिनेट विस्तार का समय राज्यपाल CP राधाकृष्णन के हैदराबाद दौरे के वापस आने के बाद तय होगा। शुक्रवार को राज्यपाल के वापस आने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और JMM के एक मंत्री बनाया जाएगा।
पिछले दिनों एन वक्त पर कैबिनेट मंत्री बनने से चूक गए बैद्यनाथ राम को जेएमएम कोटे से और आलमगीर आलम के स्थान पर इरफान अंसारी को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में संक्षिप्त कार्यक्रम के जरिए संपन्न होगा, जिसमें कुछ मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल होने की संभावना है। कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के अनुसार जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा और नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। चंपाई कैबिनेट विस्तार से पूर्व इस पर सियासत शुरू हो गई है। हाल ही के दिनों में चल रहे नाम की चर्चा पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस में एक से एक नमूने लोग हैं। जब इरफान अंसारी जैसे लोग मंत्री बनेंगे तो समझा जा सकता है कि क्या होगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चूंकि आलमगीर आलम जेल में है तो उनकी जगह पर किसी मुस्लिम को मंत्री बनाना है तो उस कोटे से इरफान अंसारी को बनाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार से बीजेपी को आखिर पेट में दर्द क्यों हो रहा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस किसे क्या जिम्मेदारी देगी वह पार्टी तय करेगी, न कि सीपी सिंह तय करेंगे। जन्मदिन मनाने पांडी फुंडिंग फॉल पहुंचे 2 युवक डूबे, 100 बरामद, दूसरे की तलाश जारी। खूंटी में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। जन्मदिन की पार्टी करने पांडी पुंडिंग जलप्रपात पहुंचे 2 युवक नहाने के दौरान डूब गए। एक का शव बरामद कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। वाटरफॉल में लापता युवक का नाम आदि प्रजापति है। वह रांची के हरमू का रहने वाला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक वहां जन्मदिन पार्टी करने पहुंचे थे। जलप्रपात में नहाने के दौरान दोनों डूब गए। सरायकेला एलआरडीसी ऑफिस के क्लर्क को 8,000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला में एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी की टीम ने रिश्वत ले रहे एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। यह महिला कर्मचारी एलआरडीसी कार्यालय में लिपिक यानी क्लर्क है। एससीबी की टीम महिला क्लर्क को जमशेदपुर ले गई है। सरायकेला में गुरुवार को एससीबी की टीम ने जाल बिछाकर इस महिला क्लर्क को गिरफ्तार किया। स्वागता नंदा नाम की इस महिला क्लर्क ने जमीन का म्यूटेशन करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। महिला कर्मचारी जब 8,000 रुपये रिश्वत ले रही थी उसी समय एससीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब स्वागता नंदा को एससीबी की टीम जमशेदपुर ले जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकली तो महिला क्लर्क ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। स्वागता की गिरफ्तारी के बाद एससीबी की टीम अपने साथ महिला पुलिसकर्मी को लेकर पहुंची थी। दरअसल सरायकेला खरसावां जिले के सिंह सोय ने एक जमीन के म्यूटेशन का आवेदन किया था। इस आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वागता नंदा ने सिंह सोय से रिश्वत की मांग की थी। सिंह सोय रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था। काफी मिन्नतों के बाद जब स्वागता नंदा उसकी जमीन का म्यूटेशन करने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सिंह सोय की शिकायत की जांच करवाई। जांच में प्रथम दृष्टया उसकी शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एससीबी की टीम ने स्वागता को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। एससीबी की योजना के तहत सिंह सोय स्वागता नंदा को रिश्वत देने के लिए एलआरडीसी ऑफिस पहुंचा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। इन मुद्दों पर हुई बात। नई दिल्ली स्थित सांसद भवन में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पुनः देश का गृह एवं सहकारिता मंत्री बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही झारखंड राज्य में विकास कार्यों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। आजसू अध्यक्ष ने राज्य की जरूरत और विषय के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। सुदेश महतो ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार तीसरे कार्यकाल में भी देश के विकास और सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। गौरतलब है कि झारखंड में आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सहयोगी है। 2014 में साथ लड़े तो राज्य में सरकार बनाई थी। 2019 में अलग हो गए तो सत्ता गंवानी पड़ी। बाद में कई उपचुनाव भी हारे। आखिरकार जब साथ आए तो रामगढ़ में उपचुनाव जीता। 2024 में इस गठबंधन ने मिलकर 9 सीटें जीती। हालांकि बीच में थोड़ी कड़वाहट की अटकलें भी लगी जब गिरिडीह से सांसद चुने गए आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री नहीं बनाया गया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने तो सार्वजनिक मंच पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कयास लगे कि वह दिल्ली में होते हुए भी नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे। इसी बीच सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि गठबंधन का सहयोगी होने के नाते हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन निराश हूँ। हम पार्टी में विचार करेंगे, फिर कोई निर्णय लेंगे। हालांकि बाद में फिर सब शांत हो गया। झारखंड में अगले 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। कल्पना मनोज सोरेन ने जहां हुसैनाबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तैयारी का संदेश दे दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से गुरुमंत्र मिला। बीजेपी ने भी कार्यक्रमों की श्रृंखला का ऐलान करके चुनावी शंखनाद कर दिया है। आजसू पार्टी भी हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। इसी बीच पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी मायने रखती है।
रांची में 787 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा हरमू फ्लाईओवर। 3.53 किलोमीटर होगी लंबाई। डीपीआर तैयार। कांके रोड में एसीबी कार्यालय से लेकर हरमू चौक के पास तक बनने वाले फ्लाईओवर को हरी झंडी मिल गई है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस फ्लाईओवर को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा। लगभग 487 करोड़ की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर 3.53 किलोमीटर लंबा होगा। प्रस्तावित 4 लेन फ्लाईओवर मौजूदा हरमू रोड के साथ साथ चलेगा। इस पर चढ़ने उतरने के लिए एसीबी कार्यालय और हरमू चौक के पास दोनों जगहों पर रैंप बनाए जाएंगे। इसके अलावा सहजानंद चौक के पास बाईं ओर से भी रैंप बनाया जाएगा, जिसके जरिए लोग कटरू आदि इलाके से आना जाना कर सकेंगे। वहीं रातू रोड चौराहा के समीप गौशाला के पास भी चढ़ने उतरने के लिए रैंप बनाया जाएगा, जिससे लोग रातू रोड की ओर आना जाना कर सकेंगे। निर्माणाधीन रातू रोड कॉरिडोर पर चढ़कर पिस्का मोड़ की ओर जाने वाले लोगों के लिए आकाशवाणी के पास से रैंप पहले से प्रस्तावित है। प्रस्तावित हरमू फ्लाईओवर और निर्माणाधीन रातू रोड फ्लाईओवर दोनों रातू के मुख्य चौराहे पर से होकर गुजरेंगे। निर्माणाधीन रातू रोड फ्लाईओवर की ऊंचाई करीब 7 मीटर की है। ऐसे में हरमू फ्लाईओवर को रातू रोड फ्लाईओवर के 7 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा, यानी रातू रोड चौराहा स्थित जंक्शन पर हरमू फ्लाईओवर की ऊंचाई 14 मीटर की होगी। NH-33 में विकास के पास कांकी की ओर से आने वाले रांची रिंग रोड और विकास से रामपुर तक बनने वाले बाईपास को फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा, यानी रिंग रोड की ओर से आने वाले वाहन सीधे फ्लाईओवर के माध्यम से NH-33 को क्रॉस कर जाएंगे। अभी रिंग रोड से गाड़ियां विकास के पास NH-33 रांची और मांझी मार्ग को क्रॉस करती है, फिर रामपुर जाने के मार्ग पर जाती है। लेकिन यह प्रयास किया जा रहा है कि गाड़ियों को NH-33 को क्रॉस करना ना पड़े, बल्कि ऊपर से ही निकल जाए। इसके लिए योजना बनाई जा रही। जल्द इसका डीपीआर भी तैयार होगा। सीएम चंपा सोरेन ने कहा, राज्य में निजी और ट्रिपल-P मोड में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। सीएम चंपा सोरेन ने गुरुवार को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में गौतम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में निजी और ट्रिपल-P मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली मजबूत बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य संरचनाओं को बेहतर करने का प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज का खुलना स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से निश्चित तौर पर राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सीएम ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले जाने की जरूरत है। इस राज्य में आज भी देश के मानक स्तर पर काफ़ी कम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। ऐसे में यहाँ नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में यहाँ निजी अथवा ट्रिपल-P मोड में कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेंगे, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य समेत किसी भी क्षेत्र में जो निवेशक यहाँ निवेश करने में इच्छुक है, उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। वे अपना प्रस्ताव दे, सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। शिलान्यास के कार्यक्रम में सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव अरवा राजकमल, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, राइट पाथ फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अभिजीत कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। 3000 से ज़्यादा नौकरी देगा श्रम विभाग, ऐसे करना होगा आवेदन। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड सरकार रोजगार देने की ओर कदम उठा रही। श्रम विभाग अंतर्गत नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय जल्द ही राज्य के 3000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग द्वारा रांची और गढ़वा जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेले में बेरोजगार युवाओं का चयन IT सेक्टर से लेकर प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन रांची में 29 जून और गढ़वा में 4 जुलाई को आयोजित होगा। रांची में होने जा रहे रोजगार मेले में विभाग द्वारा 1500 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। IT सेक्टर के बेरोजगार युवक युवतियों को भी रोजगार देने की तैयारी है। IT सेक्टर में सैलरी 26,000 से 53,000 रुपये तक रखा गया है। ITI में ट्रेनिंग के लिए बेरोजगारों को सबसे अधिक 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गढ़वा नियोजनालय में लगने वाले रोजगार मेले में करीब 1500 बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ भी ITI और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को सबसे अधिक 400 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। योग्य बेरोजगारों को नियोजनालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रोजगार मेले में राज्य के अधिकांश निजी क्षेत्र के नियोजक भाग लेंगे। रिक्त पदों पर राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू होगा।
जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी। अब इस दिन होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन समेत अन्य आरोपियों की रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब सभी आरोपियों की पेशी 11 जुलाई को होगी। जिन लोगों की कोर्ट में पेशी हुई उसमें राजस्व निबंधित भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की मोहम्मद, सद्दाम मोहम्मद, अफसर अली, विपिन सिंह, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लोग शामिल थे। गौरतलब है कि 31 जनवरी की रात को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर बड़गई अंचल जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। हालांकि पूर्व सीएम लगातार इस बात को कहते रहे कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में यहां तक कहा कि अगर मेरे नाम कोई जमीन हुई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति में क्या झारखंड ही छोड़ दूंगा। कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर उनके मुकबिल को फंसाया जा रहा। जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ईडी के वकील ने उनके जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और मांझी में नाबालिग से गैंगरेप मामले के आरोपी गिरफ्तार, चलती कार में वारदात को दिया था अंजाम। और मांझी गैंगरेप मामले में रांची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर भारी दबाव था। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा खुद मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में सुबोध कुमार जायसवाल और हीरालाल महतो शामिल है। दोनों और मांझी के रहने वाले हैं। 18 जून को रांची के और मांझी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित लड़की और मांझी इलाके में अपनी मां के साथ छोटे छोटे काम करके और कभी कभी भीख मांगकर गुजारा करती थी। 18 जून की देर रात लड़की और मांझी के पंचायत सचिवालय के पास सोई हुई थी। इसी दौरान कुछ युवक कार से लड़की के पास पहुंचे और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया। इसके बाद नाबालिग को आनंदी बगीचा ले गए, जहां सभी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद कार में सवार अपराधियों ने आनंदी बगीचा के पास सड़क पर नाबालिग को फेंक कर फरार हो गए थे। इस वारदात के सामने आते ही रांची पुलिस की अलग अलग टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। थाईलैंड से गोल्ड जीतकर लौटे थ्रो बॉल टीम के खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात। जेएमएम विधायक कल्पना मनोहर सोरेन ने गुरुवार को थाईलैंड से गोल्ड जीतकर आए भारतीय पैरा थ्रो बॉल टीम के दिव्यांग खिलाड़ियों से मुलाकात की। बता दें कि भारतीय पैरा थ्रो बॉल की 24 सदस्यीय टीम में झारखंड के 5 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से कांके रोड स्थित रांची आवास पर मुलाकात की। विधायक ने खिलाड़ियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान खिलाड़ियों ने विधायक कल्पना सोरेन को बताया कि लगातार 5 प्रतियोगिताओं में विजेता बनकर यह टीम झारखंड लौटी है। इससे पहले सभी खिलाड़ी नेपाल, भूटान, मलेशिया और फिर थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। बताया कि आगे की प्रतियोगिताओं में जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम और कई दूसरे खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल्पना सोरेन से मिलने वाले खिलाड़ियों में सनोज महतो, मुकेश कंचन, मुकेश कुमार महावीर बिन पुरुष वर्ग, असुंता टोपो, पुष्पा मिंज, संजुक्ता एकता, तारामणि लाकड़ा, महिमा उरांव महिला वर्ग, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के उपाध्यक्ष पतरस तिर्की आदि के नाम हैं। रांची समेत इन जिलों में 29 जून को भारी बारिश के आसार। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी रांची समेत कई जिलों में मानसून का प्रवेश होना बाकी है। इन जिलों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर राज्य के किसान इस साल अच्छी बारिश होने की कामना कर रहे हैं। बुधवार को लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि रांची के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने को नहीं मिली। यहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी सता रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 28 जून को गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 29 जून को रांची, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग 1 जून से मानसून और प्री मानसून बारिश की गणना शुरू कर देता है। इस लिहाज से 26 जून तक झारखंड में 150 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, जबकि अब तक केवल 50 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कुछ ही जिलों में हुई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से 50 से 92% तक कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है।
कोल्हन और संथाल के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। इधर आशंका जताई जा रही है कि कम बारिश के कारण इस वर्ष भी खरीफ की खेती समय पर नहीं हो पाएगी। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि मानसून अभी कमजोर है। 3-4 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है। एक टर्फ झारखंड से गुजरते हुए मणिपुर की ओर जा रहा है, इसका असर होने का अनुमान है। 28 और 29 जून को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 23 जून को राज्य के सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। 28 जून को भी कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 30 जून को पलामू वाले इलाके में भारी बारिश का अनुमान है। नक्सल टेरर फंडिंग मामले में ईंट भट्टा कारोबारी के ठिकानों पर 3 घंटे तक चली एनआई की छापेमारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई की टीम ने गुरुवार को एक ईंट भट्टा कारोबारी के यहां छापेमारी की। कारोबारी का पुराना मोबाइल फोन जब्त किया और उसके ठिकानों पर जरूरी दस्तावेजों की जांच की और पैसों के लेन देन की भी जांच की। ईंट भट्टा कारोबारी जोगेश्वर गोप और कर्मचारी से एनआई की टीम ने लगातार 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान बैंक के कागजात की जांच की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कारोबारी का पुराना मोबाइल फोन जब्त कर लिया। इस मामले में एनआई ने पत्रकारों को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ईंट भट्टा कारोबारी जोगेश्वर गोप उर्फ जोगी ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। एनआई की टीम ने नक्सली कनेक्शन और टेरर फंडिंग मामले में सुबह पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर के नंदपुर स्थित ईंट भट्टा कारोबारी जोगेश्वर गोप उर्फ जोगी के भट्टे में छापेमारी की। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कई दस्तावेज खंगाले। भट्टा में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक आनंदपुर थाना क्षेत्र में 2 जुलाई 2022 को 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। इन नक्सलियों के पास से कुछ साहित्य और पत्र मिले थे, जिससे नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआई को आशंका है कि ईंट भट्टा कारोबारी ने टेरर फंडिंग की है। गिरफ्तार तीनों नक्सली पालकोट निवासी सुखराम मुंडा, समरू खड़िया और साखू प्रधान को बेड़ा केंदुआ स्कूल के समीप गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों नक्सली 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली मिसिर बेसरा से मिलने सरांडा आ रहे थे। इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये नक्सली गोला बारूद और फंड लेकर मिसिर बेसरा से मिलने जा रहे थे। उस समय पुलिस को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी थी। इस केस को वर्ष 2023 में एनआई को सौंप दिया गया था। तब से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआई इसकी छानबीन कर रही है। रांची जेल में रची गई थी ईडी अफसरों पर हमले की साजिश। प्रेम प्रकाश था मास्टरमाइंड। केंद्र सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले और आपराधिक साजिश रचने से जुड़े संसद में पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया है। जवाब में बताया गया कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद प्रेम प्रकाश ने ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश रची थी। वह 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुआ था। प्रेम प्रकाश ने ईडी के जांच अधिकारी पर हमले और अधिकारियों को तुच्छ मामलों में फंसाने की योजना बनाई थी। दरअसल रांची के सांसद अभिरक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ईडी और केंद्रीय प्रत्यक्ष पर बोर्ड की कार्रवाई से जुड़े सवाल पूछे थे। उसी का जवाब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भेजा है। वित्त मंत्रालय ने जवाब में कहा कि अपने खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए प्रेम प्रकाश ने कुछ अधिकारियों समेत अपनी ऊंची पहुंच के बल पर साजिश रची थी। उनके खिलाफ अवैध खनन और भूमि घोटाले से संबंधित जांच अभी भी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। पटना से मनीष प्रकाश गिरफ्तार। कैंडिडेट के लिए प्ले स्कूल बुक कराने का आरोप है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को इस केस में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने आरोपी मनीष प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना मनीष की पत्नी को फोन कर दी है। पेपर लीक में मनीष प्रकाश की अहम भूमिका मानी जा रही। मनीष ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक करवाया था, जहां से 20 से 25 विद्यार्थी को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। इसी स्कूल से मिले जले हुए प्रश्न पत्र जांच कर आधार बने। मीडिया रिपोर्ट्स में मनीष के साथी आशुतोष को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर गुरुवार की दोपहर 1 बजे सीबीआई की टीम पटना की बेउर जेल पहुंची, जहां आरोपी चिंटू और मुकेश का मेडिकल जांच करवाए और दोनों को 8 दिनों की रिमांड पर लिया। बताया जा रहा है कि टीम दोनों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर पूछताछ करेगी। चिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिश्तेदार है। दावा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही पेपर आया था, जबकि मुकेश गाड़ी से विद्यार्थियों को उस स्कूल ले गया था जहां सवालों के जवाब रटवाए गए थे। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसन उल हक को भी एक बार फिर स्कूल लेकर गई। मड़ई रोड स्थित स्कूल में 2 घंटे पूछताछ के बाद टीम प्रिंसिपल को लेकर वापस चरी स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। नीट पेपर लीक को लेकर जो जानकारी सामने आ रही वह यह है कि 3 मई को क्वेश्चन ब्लू डार्ट से हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाया गया था। इसके बाद यहां से बैंक भेजा गया था।
झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के बीच टकराव, इस बात को लेकर आए आमने सामने। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के कुछ महीने पहले झारखंड राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य के प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच टकराव की वजह प्रदेश उपाध्यक्ष को पदमुक्त किया जाना है। दरअसल प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव सह अनुशासन समिति के संजय प्रसाद यादव ने प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव को पदमुक्त कर दिया है, जबकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि प्रधान महासचिव को उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने का अधिकार नहीं है। प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव को अनुशासन तोड़ने और दिशा निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए पदमुक्त किया है। उन्होंने इसकी सूचना अनीता यादव को देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश राजद के कार्यालय सचिव को इसकी प्रतिलिपि भेजी है। संजय प्रसाद यादव ने बताया कि अनीता यादव को 6 दिन पहले शोकेस जारी किया गया था। 3 दिनों के भीतर ही जवाब देना था, लेकिन उन्होंने 6 दिनों तक जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन पर प्रेस मीडिया से बिना अनुमति के ही बात करने का आरोप है। राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि प्रधान महासचिव को राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष को पदमुक्त करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है या फिर प्रदेश अध्यक्ष को है। प्रदेश अध्यक्ष पूरी कमेटी को भी भंग कर सकता है। जहां तक अनुशासन कमेटी का मामला है तो कमेटी को अनुशंसा करने का अधिकार है, ना कि उपाध्यक्ष को पदमुक्त करने या पद से हटाने का अधिकार नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।